नमस्कार मित्रों, आप सबका मेरे इस चैनल सापेक्ष पे स्वागत है। सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। मित्रों, 3 चरण का चुनाव खत्म हो चुका है और चौथा चरण आज के 2-3 दिन बाद है। तो हम थोड़ा विश्लेषण करते हैं कि किन राज्यों में कितनी सीटें आने वाली है बीजेपी को, बढ़ेंगी या घटेंगी या ज्यों की त्यों रहेंगी, ये देखते हैं। इस गणित पे थोड़ा हम लोग विचार करते हैं। सबसे पहले मैं बीजेपी के तरफ से सबसे पॉजिटिव राज्य बीजेपी का जो सबसे गढ़ कहें, मजबूत गढ़, गुजरात से शुरू करूँगा। मित्रों, गुजरात ऐसा स्टेट है जहां 14 से लेके 14 और 19 दोनों चुनावों में 26 की 26 सीटें बीजेपी ने जीती थी और इस बार भी बिल्कुल वही होने जा रहा है। 26 की 26 सीटें बीजेपी को मिलने वाली, लेकिन इस बार कुछ अंतर होने वाला है। इस चुनाव में कुछ न कुछ नया होने वाला है और वो नया क्या है? गुजरात में नया ये है कि सारी सीटों पे लड़ाई जो है वो एक तरफा है। कहीं कोई भी विपक्षी दल या निर्दलीय या कोई भी कॉन्टेस्ट में नहीं है और सारी सीटों पर बीजेपी मतलब एक तरह से कहें तो रिकॉर्ड मतों से जीतने वाली है, बड़े बड़े अंतरों से जीतेगी। और मुझे लगता है 2-4 सीटों पे तो ऐसी जीत होगी कि जहां बीजेपी एक नया रिकॉर्ड ही बनाएगी। तो ये था मतलब गुजरात का। अब गुजरात के बाद चलते हैं, दूसरा बीजेपी का गढ़ है अपना मध्य प्रदेश चलते हैं। तो मध्य प्रदेश भी बीजेपी के लिए बिल्कुल वैसा ही रहा है। बीजेपी की करीब करीब सारी सीटें बीजेपी की ही रही हैं। बस 2 सीटों पर वहाँ बीजेपी का चारा नहीं चलता था, बीजेपी की नहीं चलती थी। वो थी एक गुना की सीट जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की थी और दूसरा था छिंदवाड़ा जो कि कमलनाथ का क्षेत्र है। मित्रों, मुझे लगता है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया तो बीजेपी में आ गए। इसके पहले वो हार भी चुके थे, 28 सीटें जीत चुकी थी पिछले चुनाव में बीजेपी, तो वो मिथक टूट गया। लेकिन एक सीट जो है 28 की 28 ही रहेगी कि 29 होगी। भाजपा इस बार इसमें थोड़ा सा दो राय। अभी तक कमलनाथ छिंदवाड़ा में अभिजीत रहे हैं, लेकिन इस बार उनका किला हिलता हुआ दिख रहा है। अगर वो जीतते भी हैं तो उनकी मार्जिन बहुत कम होने वाली है या वो हार भी सकते हैं। तो 28 सीटें तो यहाँ पे भी बीजेपी की श्योर है, 29वीं में डाउट है, दोनों तरफ चीज़ें जा सकती। तो यहाँ यथास्थिति रहने वाली है या फिर यथास्थिति अगर या क्लीन स्वीप भी हो सकता है, दोनों तरफ है। रिकॉर्ड यहाँ पे ज़्यादा नहीं बनने वाले हैं, शायद एक रिकॉर्ड बनने वाला है और वो है सबसे ज़्यादा मार्जिन से अपने मामा भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान जी हैं वो जीत सकते हैं। वो कुछ रिकॉर्ड जैसा कायम कर सकते हैं या जीत की मार्जिन जो होगी वो ज़बरदस्त होने वाली है। अब इसके बाद चलते हैं छत्तीसगढ़, बगल में ही उछल के बैठ जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में आने पे पता चलता है कि पिछली बार यहाँ पे तो कांग्रेस का वर्चस्व था, लेकिन फिर भी कांग्रेस से ज़्यादा सीटें लोकसभा में भाजपा ने जीती थी, करीब करीब
7 सीटों पे भाजपा विजयी रही थी, लेकिन 6 सीटें कांग्रेस के पक्ष में गई थी। कांग्रेस को अच्छी खासी संख्या यहाँ से मिली थी, 52 या 54 सीटें जो उसने जीती थी। तो लेकिन इस बार जो होने वाला है वो बिल्कुल गुजरात की तरह है, और गुजरात की तरह यहाँ पे भी बिल्कुल का बिल्कुल क्लीन स्वीप होने वाला है। कोई रिकॉर्ड नहीं बनेगा, कोई बड़ी मार्जिन नहीं होगी, लेकिन 11 की 11 सीटें बीजेपी यहाँ पे जीतने वाली है। अब इसके बाद चलते हैं राजस्थान। राजस्थान भी बड़ा बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण राज्य रहा है, और यहाँ से भी 2014 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। 26 की 26 सीटें, 25 की 25 सीटें यहाँ से बीजेपी ने जीती थी। पिछली बार भी बीजेपी ने 25 में 24 सीटें जीती थी, और एक हनुमान प्रसाद बेनीवाल की सीट जो थी वो उनको समर्थन किया था बीजेपी ने, और वो बीजेपी के ही साथ थे। इसलिए ये कहा जाएगा कि बीजेपी ने यहाँ पे क्लीन स्वीप ही किया था 2 बार से, और इस बार भी मुझे लग रहा है कि क्लीन स्वीप होने के आसार हैं। मुझे लग रहा है 1-2 सीट पे थोड़ी इधर उधर है, वहाँ पे कांटे का मुकाबला है, लेकिन या तो 23 सीटें जीतेगी या 24 सीटें जीतेंगी, या पिछली बार की तरह 25 की 25 सीटें भी बीजेपी जीत सकती है। राजस्थान के बाद बात करते हैं, अब पंजाब पे आते हैं। राजस्थान के बगल में पंजाब है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में बीजेपी के लिए वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं है, पता नहीं क्या होने वाला है। बीजेपी सारे सीटों पे चुनाव लड़ रही है, और इस बार वहाँ पे चतुष्कोणीय मुकाबला है। एक तरफ बीजेपी है, और आम आदमी पार्टी जो वहाँ की सत्ताधारी दल है वो है, और कांग्रेस है, और अकाली दल है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में शायद वहाँ पे गठबंधन है। ये भी पता नहीं चल रहा है इंडिया के गठबंधन दलों में कि कहाँ पे गठबंधन है और कहाँ नहीं है, कन्फ्यूजन है। तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि गठबंधन है, और वहाँ पे दोनों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल के शायद चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए वहाँ पे उनकी, और बीजेपी के लिए वहाँ पे कोई एज नहीं है। काफ़ी मेहनत कर रही है बीजेपी, और मुझे लगता है कि अंडर करंट जो है आज टीवी पे जो देखने को मिल रही हैं न्यूज़ और समीक्षाएं, उससे लगता है बीजेपी वहाँ से 2 से 3 सीटें निकालने में कामयाब होगी। इससे ज़्यादा सफलता उनसे नहीं मिलने वाली है, और कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिलने वाली है। जब वैसे भी ज़्यादा सीटें हैं नहीं, वहाँ पे 13 सीटें हैं, तो कांग्रेस के लिए वहीं पे कुछ थोड़ा सा फ़ायदा होगा, वो भी आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने के बाद। नहीं तो कांग्रेस के लिए वहाँ पे कोई एज नहीं है, और भाजपा कुल मिला के अकेले लड़ते हुए अच्छा कर रही है। 3 सीटें अगर ला रही है तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कहा जाएगा अगर ला रही है तो अब इसके बाद करते हैं बात हरियाणा के। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में 10 सीटें हैं, और वहाँ पे अभी जो हुआ है बड़ा राजनीतिक उलटफेर चल रहा है, और भाजपा की सरकार जो है समर्थन 3 जो निर्दलीय विधायक थे वहाँ सरकार को समर्थन दिए हुए थे, जिससे सरकार चल रही थी उसे समर्थन वापस ले लिया है। वहाँ पे बड़ा खींचातान की स्थिति चल रही है। लेकिन लोकसभा के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं, और मोदी जी की पॉपुलैरिटी के लिहाज से, और सारे जो सर्वेज और सारी जो स्थितियां बयां कर रही है कि बीजेपी वहां 10 में 10 सीटें जीतने वाली है। लेकिन मेरा मानना है कि मुझे लग रहा है कि 9 तक जाएगी बीजेपी, 1 कम होगा वहाँ पे क्लीन स्वीप नहीं कर पाएगी बीजेपी, 1 कम होने वाला है। इसके बाद आते हैं हम जस्ट बगल में दिल्ली में इंटर कर जाते हैं, तो दिल्ली में 7 सीटें हैं, और 7 की 7 बीजेपी हमेशा से जीतती रही है।
मतलब पिछला और उसके पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने सातों की सातों सीटें जीती थी और इस बार भी कमोबेश यही होने वाला है और सातों की सातों सीटें बीजेपी ही जीतने वाली है। अब चलते हैं उसके जस्ट बगल में ऊपर की तरफ हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें, 4 की 4 सीटें बीजेपी को जाने वाली है। आप जोड़ते जाइएगा कैसे बीजेपी 400 पार कर रही है कि नहीं, आप ये यहाँ से निकाल सकते हैं अनुमान। तो 4 सीटें हैं और 4 की चारों सीटें बीजेपी जीतने वाली है और मंडी की सीट जहाँ से कंगना रनावत खड़ी हैं वो मुझे लग रहा है कि वहाँ पे काफ़ी भारी मतों से कंगना रनावत जीतने वाली हैं और वो एक रिकॉर्ड बनाने जैसी स्थिति हो सकती है। तो ये हो गया, हमने बात किया अभी हिमाचल प्रदेश पे। उसके बाद आते हैं उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, 5 सीटें हैं और ये पांचों की पांचों सीटें बीजेपी को जाने वाली है। बिल्कुल वहाँ धामी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं और मोदी जी ने जो धार्मिक स्तर पे जो काम किया है और जो ये राम मंदिर का भी जो इस बीच में जो उद्घाटन हुआ है, सबको लेकर माहौल बिल्कुल पॉजिटिव है और भाजपा वहाँ की पांचों सीटें जीतने वाली है। रिकॉर्ड नहीं बनने वाले हैं, अंतर ठीक ठाक रहने वाला है और पांचों की पांचों सीटें बीजेपी जीतेगी। अब चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और यूपी में भी बगल में है तो यूपी में भी हम घुस ही जाते हैं और यूपी का भी अपना देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो यूपी में 80 सीटें हैं और पिछली बार बीजेपी ने 64 सीटें जीती थी और उसके पहले वाले में 73 सीटें 73 सीटें जीती थी। तो 62 और 2 + 2 था और उधर 73 था, 71 + 2 था। तो इस बार क्या होने वाला है, बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। अखिलेश जी अकेले ताल ठोक रहे हैं कांग्रेस के साथ मिलकर और उनको लग रहा है कि इस बार बीजेपी को वहाँ से उखाड़ देंगे और यहाँ योगी जी और मोदी जी की जोड़ी 80 की 80 सीटें जीतने में लगी हुई है। उनका दावा है कि वो 80 की 80 सीटें वो जीत लेंगे। लेकिन होगा क्या? एक तो मैनपुरी मुझे लगता है कि सपा जीतेगी ही जीतेगी। इसके अलावे कई सीटें जो हैं ना, बहुत जहां यादव बहुमत में हैं, ज़्यादा मात्रा में हैं, वो सीटें मतलब अखिलेश यादव के तरफ जा भी सकती हैं, नहीं भी जा सकती हैं। पिछली बार जो नहीं गई हैं, जिसका मार्जिन बहुत थोड़े मार्जिन से भाजपा जीती थी, वो इस बार हो सकता है उधर चली जाए या फिर इधर ही रह जाए और ज़्यादा मार्जिन बढ़ जाए। तो कुल मिला के भाजपा 73 जो 14 वाला परफॉर्मेंस है उसको तो दोहराएगी ही दोहराएगी। मतलब 73 सीटों से कम नहीं आने वाला है और ये 73 सीट 74, 75, 76, 77, 78 तक जा सकता है। 2 सीटों 79 तक 79 तक जा सकता है। बस एक मैनपुरी पे मुझे डाउट है और मैनपुरी नहीं जीत सकता है। रायबरेली से राहुल गांधी हार सकते हैं। ज़्यादातर चांसेस 90% चांस है कि राहुल रायबरेली से हारेंगे ही हारेंगे और अगर वो जीतते हैं तो 78 सीटें बीजेपी की होगी और नहीं तो 79 सीटें भी हो सकती हैं। लेकिन कुछ जगहों पे मतलब कि जहाँ मार्जिन कम थी वहाँ कह नहीं सकते हैं, मतलब बीजेपी बढ़ेगी, 1, 2, 3 ही बढ़े लेकिन बढ़ेगी और 14 से ज़्यादा लाएगी। 1, 2, 3, 4, मैं 19 की बात ही नहीं करता क्योंकि 19 में 62 ही जीती थी भाजपा, 64। तो 19 की अपेक्षा तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रहने वाला है चुनाव। सीटें ज़्यादा काफ़ी अच्छी आने वाली है और 14 के मुकाबले भी 1-2 सीटें ज़्यादा आएंगी ही आएंगी और अगर अच्छा रहा तो 2 सीटों को छोड़कर
78 सीट तक भाजपा जीत सकती है। मतलब कि मेरा अनुमान है कि 74 से लेकर 78 79 तक जा सकती है। 74 से 79 मेरा यहाँ पे अनुमान है। 73 तो था वहाँ पे 14 में, तो 14 के रिकॉर्ड को तोड़ती हुई बीजेपी नज़र आ रही है। और 75, 76, 77, 78, 79 और जिस तरह से मीडिया में और समाजवादी पार्टी में बौखलाहट है मैनपुरी को लेकर, और जिस तरह से कंप्लेन किए जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैनपुरी का रास्ता भी इस बार आसान नहीं है, क्योंकि यादव भी अब समझ चुका है, यादव कुछ भी हो है तो हिंदू ही, और उसके अंदर भी राम मंदिर, राम और कृष्ण का प्रेम तो है। वो कैसे, वो भी ओबीसी में आता है, यादव ओबीसी में आता है, और यही लोग ओबीसी का आरक्षण काट कर और क्या बोलते हैं कि अपना मुसलमानों को देने वाले। तो ऐसे में कोई भी हो, कितना भी जातिवादी हो, एक बार तो सोचता ही। तो ऐसे में बड़ा गड़बड़ हो सकता है, और हो सकता है कि यादव वोट इस बार उस तरह से अगर नहीं पड़ता है सपा में, तो सपा 80 सीटें भाजपा की झोली में आ जाएंगी, और अगर नहीं भी आई तो 79 सीट तो आना तय लग रहा है, करीब करीब 78, 79। तो यूपी में की स्थिति यह है। रिकॉर्ड बनने की जहाँ तक बात है, तो यहाँ से तो स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनारस से लड़ रहे हैं, और जीत की मार्जिन पिछली बार से भी ज़्यादा होने वाली है, और ज़बरदस्त जीत होगी। इसके अलावा भी 2-4 सीटों पे काफ़ी अच्छी मार्जिन से जीत हो सकती है। तो ये है यूपी का। यूपी के बाद चलते हैं बिहार। बिहार में भी वही स्थिति है, बड़े कांटे की टक्कर होती है। अब कांटे की टक्कर में कई बार होता है कि 40 में 39 सीटें पिछली बार भाजपा जीत गई थी, भाजपा और जदयू का गठबंधन जीत गया था। हो सकता है कांटे की टक्कर में इस बार 40 की 40 सीटें जीत जाए बीजेपी, और हो सकता है कि 3-4 सीटें कम हो जाए। लेकिन बीजेपी और जदयू का जो गठबंधन है, एनडीए है, वहाँ पे मतलब करीब करीब 35 से 40 के बीच में रहने की उम्मीद है। 35 से 40 के बीच में तो रहेगा ही रहेगा। और मुझे लग रहा है कि 1-2 सीट, बहुत ज़्यादा मार्जिन कहीं नहीं होगी जीत का, लेकिन 1-2 सीटों पे 2 लाख से ज़्यादा मार्जिन हो सकती है। जैसे अपने जो गिरिराज सिंह हैं, उनकी मार्जिन बढ़ सकती है। पिछली बार जो कन्हैया कुमार खड़े हो गए थे, तो थोड़ा सा लड़ाई, थोड़ी टक्कर हो गई थी ज़्यादा ज़बरदस्त। बहुत सारे मुंबई से स्टार्स और ये जावेद अख्तर तक गए थे, शबाना आजमी तक गई थी प्रचार करने, कम्युनिस्ट से खड़े थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बार वहाँ पे एक तरफा मुकाबला होने वाला है, और वहाँ पे जीत की मार्जिन जो है ज़बरदस्त होगी। बाकी लालू की बेटी मीसा भी खड़ी हैं, उनकी दूसरी बेटी भी खड़ी हैं। तो देखिए क्या होता है। रामकृपाल यादव तो फिर से एक बार मीसा जी को पटकनी देने वाले हैं। तो हर जगह वोटों की मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है वहाँ पे, चूँकि वहाँ पे काफ़ी यादवों का वर्चस्व जिन जिन क्षेत्रों में है, वहाँ पे काफ़ी टफ मुकाबला होता है। इसके अलावा वहाँ पे एक CPI-ML जो है, उसका भी अपना वोट बैंक काफ़ी अच्छा है, जो कि किसी भी परिस्थिति में हिलता नहीं है, और वो लालू के साथ हैं पिछले 2 चुनावों से, और उनके साथ गठबंधन चल रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी कम ही मार्जिन से, लेकिन हर जगह एनडीए जीतती रही है। तो इस बार भी वही होने वाला है। हो सकता है कांटे के मुकाबले में 40 की 40 सीटें आ जाए बीजेपी के पास, या फिर 2, 4, 5 घट भी जाए। तो 35 से 40 के बीच में मेरा अनुमान है। बीजेपी
18 या 17 सीटों पे लड़ रही है, बीजेपी अपनी सारी की सारी सीटें निकाल देगी, मुझे लगता है जैसे। लेकिन बाकी दलों में थोड़ा कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिर भी कुल मिला के 35 से 40 के बीच में होने वाला है। अब पश्चिम बंगाल आते हैं, जस्ट बगल में। पश्चिम बंगाल जो है वहाँ पे जो स्थिति है इस बार बीजेपी के लिए भयानक पॉजिटिव स्थिति है। और लोगों का कहना है या चैनलों का भी जैसा कि कहना है, वहाँ पर मतलब बीजेपी 32 से 37 सीटें जीत सकती है। अब पिछली बार बीजेपी वहाँ पे 18 सीटें को आई थी, बीजेपी को 18 सीटें आई थी और ममता दीदी जो थी वो 4 सीटें उनसे आगे रह गई थी। लेकिन इस बार हवा का रुख बिल्कुल उल्टा है और दीदी का, ममता बनर्जी का, तृणमूल का कोई भी तिगड़म इस बार काम नहीं करने वाला है। वैसे तो उन्होंने काफ़ी तैयारियों के साथ चुनाव लड़ा है और लड़ रही हैं और वो दिखा रही हैं कि वो अकेले, वो ऐसी पार्टी हैं क्षेत्रीय जो कि बीजेपी से मुकाबला कर सकेंगी। लेकिन इस इलेक्शन के बाद उनके पैरों के नीचे से ज़मीन उखड़ने वाली है। वहाँ का हिंदू जग चुका है, संदेश खाली और भ्रष्टाचार का जो ये नोटों का बंडल जो पकड़े गए हैं इतने, तो इन सब ने वहाँ पे स्थितियाँ बहुत बदल दी हैं। लोगों का विश्वास तृणमूल कांग्रेस से उठ गया है और इसलिए मुझे लगता है यहाँ पे इस बार बड़ा उलटफेर होने वाला है और मैं भाजपा को 30 से ऊपर की सीटें देता हूँ। मेरे हिसाब से 30 सीटें बीजेपी वहाँ पे 48 सीटें हैं, 48 नहीं, सॉरी माफ़ करेंगे, 42 सीटें हैं। 42 सीटों में से मुझे लग रहा है कि 30 सीटें भाजपा इस बार अपने पाले में करने में सफल होगी। और रिकॉर्ड तो नहीं, चूँकि वहाँ पे पूरा का पूरा मुकाबला कांटे का है, तो रिकॉर्ड ऐसा कुछ बनने वाला नहीं है। लेकिन कांटे की टक्कर में भी बीजेपी 30 से 32 सीटें निकाल लेगी। अब इसके बाद वहीं झारखंड में चलते हैं। झारखंड में मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी शायद क्लीन स्वीप करे या 1-2 सीटें कम रहे। 14 सीटें हैं वहाँ पे टोटल। 14 सीटों में से 12 सीटें बीजेपी जीतेगी या फिर 14 भी जीत सकती है, क्योंकि झारखंड में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार चरम पे पहुंचा है, वहाँ नौकरों के यहाँ भी, वहाँ कांग्रेस के एक मंत्री हैं, उनके नौकरों के यहाँ भी नोटों के बंडल जिस तरह पकड़े जा रहे हैं और निकल रहे हैं, वो देखकर वहाँ की जनता बुरी तरह से हतप्रभ होगी और मतलब उससे दुख हो रहा होगा कि उन्होंने कैसे सरकार को चुना है। और जो भाजपा कांग्रेस और बाकी दलों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है और ईडी जिस तरह से कार्रवाई कर रही है और विपक्षी दल जिस तरह से उसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो बदले की कार्रवाई कर रही है बीजेपी, उसको झूठला रही है, उनके ही शब्दों को झूठला रहे हैं। ये सब जो नोट पकड़े जा रहे हैं उनके मंत्रियों के नौकरों, उनके पीए के घर में, ये उनके ही बातों को झूठला रहे हैं और जनता के सामने उनका चेहरा बेनकाब पे बेनकाब होता जा रहा है और लोगों को पता चल रहा है कि बीजेपी ही अच्छी है। और इस तरह से झारखंड में भी वही स्थिति होने वाली है। मुझे लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ पे भी क्लीन स्वीप की स्थिति में है, 1-2 इधर उधर होगी। अब इसके बाद आते हैं उड़ीसा, बस बगल में उड़ीसा है, उड़ीसा में घुसते हैं। उड़ीसा की स्थिति ऐसी है कि उड़ीसा में 21 सीटें हैं और 21 सीटें में इस बार ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी मुझे लग रहा है 21 सीटों में 15 से 17 सीटें जीतने वाली है। इसमें 15 से 17 सीटों में पे विजय उन्हें मिलेगी। तो
बीजेडी वहाँ कमज़ोर हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि जनता का भी मूड धीरे धीरे चेंज हो रहा है। केंद्र में बीजेपी के वर्क को देखकर, काम को देखकर वहाँ की जनता भी बीजेपी को फिर से को भी परखने के लिए ये तैयार बैठी है, धीरे धीरे मूड बना रही है। कांग्रेस तो वहाँ बिल्कुल ज़ीरो है। वहाँ पे मैं यूपीए बोल रहा हूँ, अब इंडिया गठबंधन को वहाँ पे बड़ा सा शून्य मिलने वाला है, क्योंकि बीजेडी भी इंडिया गठबंधन में नहीं है। बीजेडी भी बिल्कुल अपना अपना अस्तित्व बनाए हुए है, और वो मुद्दों पर कभी कभी केंद्र में भाजपा को समर्थन करती है, लेकिन वो अपना अलग अस्तित्व बनाए हुए है। तो यहाँ पे बीजेडी और बीजेपी में ही लड़ाई है, और बीजेपी यहाँ पे इस बार बीजेडी पे बहुत भारी पड़ रही है। यही कारण है कि वो गठबंधन भी करना चाहती थी बीजेडी अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन भाजपा ने गठबंधन नहीं किया। तो यहाँ पे बीजेपी को करीब 15 से 17 सीटें मिल सकती हैं। इसके बाद चलते हैं महाराष्ट्र बड़ा क्रूशल है। यहाँ पे सब लोग अपने अपने आंकड़े भिड़ा रहे हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, ऐसा है, वैसा है, ये इमोशन की लहर चलेगी, वो इमोशन का लहर चलेगा। मतलब कि सारी सीटें शिवसेना उद्धव ठाकरे के इमोशन में लोग दे देंगे। शिवसेना उद्धव ठाकरे को, यहाँ पवार के समर्थन में इतना इमोशन बहने वाला है लोगों के दिलों से कि वो अपनी सारी की सारी सीटें जीत जाए। और इस बीच पवार साहब अपने मायूसी भरे अंदाज में ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस में विलय कर लेंगी क्षेत्रीय पार्टी। पता नहीं कौन सी क्षेत्रीय पार्टियां, उनके अलावा और कोई क्षेत्रीय पार्टी विलय नहीं करने वाली है इस चुनाव के बाद कांग्रेस में। तो वो अपने दिल का हाल बता रहे हैं। और यहाँ पे मुझे लग रहा है पिछली बार बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन ने 41 सीटें जीती थी, 7 सीटें छोड़ दी थी, मतलब 48 सीटें हैं यहाँ पे। यूपी के बाद मुझे लग रहा है कि दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र ही है सबसे ज़्यादा सीटों के मामले में। तो महाराष्ट्र काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ पे अब चूँकि क्या है कि विपक्ष की दोनों पार्टियाँ, जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, शिवसेना और एनसीपी, दोनों टूट चुकी हैं। टूटने के बाद से कोई बड़ा इलेक्शन हुआ नहीं है, तो अभी मुट्ठी बंद है। तो लोगों को लग रहा है कि ये होगा, वो होगा। और विपक्षी प्रोपेगेंडा जो पत्रकार हैं, उनके लिए बड़ा दिलचस्प मामला है। सबसे यही लग रहा है कि यहाँ बंद मुट्ठी हैं, यहाँ कुछ भी करके हम कम से कम चुनाव के पहले वाले अनुमानों में तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पर भारी बहुमत से जिता सकते हैं अपने अनुमानों में। जबकि जब इसके पहले जो चुनाव हुआ था, वो छोटे लेवल पे जो पंचायत का, उसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे का बुरा हाल था, और उससे भी बुरा हाल था शरद पवार के एनसीपी का। इसमें अजीत पवार के एनसीपी ने इसमें बाजी मारी थी, और दूसरे नंबर की पार्टी रही थी भाजपा के बाद। कांग्रेस की भी हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और शिवसेना वहाँ विपक्ष में थोड़ी शिवसेना की अच्छी स्थिति थी। कांग्रेस की एनसीपी तो बिल्कुल बुरी तरह से पिट गई थी। लेकिन वो एक छोटे लेवल और घरेलू लेवल का चुनाव था, उसको कोई विपक्ष के जो प्रोपेगेंडा पत्रकार हैं, लिबरल और लेफ्ट पत्रकार हैं, वो उसे महत्व नहीं दे रहा है, और एकदम बिल्कुल यहाँ पे मतलब ये दिखा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन जीतने वाली है। जबकि मेरा मानना है कि मुंबई की जनता और महाराष्ट्र की जनता सबसे ज़्यादा प्रबुद्ध है। वो यहीं से संघ का जन्म हुआ, यहीं पे शिवाजी का जन्म हुआ है। यहाँ पे हिंदुत्व की लहर ज़बरदस्त चलती है। वो दिखती नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग काम में व्यस्त रहते हैं, तो यहाँ पे ज़मीन पे नहीं दिखाई दे रहा होता है। लेकिन जब वोट निकलते हैं तो बड़े बड़े लोगों, सुरमाओं के दिमाग बदल जाते हैं, दिमाग घूम जाते हैं। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे बीजेपी इस बार
45 सीटें जीतने वाली हैं, 48 में। पिछली बार 41 सीटें दोनों मिलकर जीते थे। इस बार शिवसेना, एकनाथ शिंदे, भाजपा और एनसीपी, अजीत पवार मिलकर यहाँ पे 45 सीटें जीत रहे हैं। मुझे तो लग रहा है जहाँ तक कि 48 में 48 सीटें ना जीत जाएं, लेकिन एक अलीबाग के साइड में जो सीट है वो उधर थोड़ा सा दिक्कत मुझे लग रहा है अलीबाग की सीट पे। लेकिन इसके अलावे सारी सीटें कहीं भी जा सकती हैं, भाजपा के पक्ष में आ सकती हैं। 45, 46, 47 आना ही आना है भाजपा को यहाँ पे, ये मेरा अपना अनुमान है। बहुत अच्छी स्थिति में है यहाँ भाजपा, और मतलब लहर है, अंडर करंट लहर है। आप जब ट्रेनों में घूमेंगे, लोकल में घूमेंगे, और जो 10 वर्ष पहले की स्थिति थी, सब बम विस्फोटों और आतंकवादियों और की घटनाओं, आतंकवादी घटनाओं की, उसके बाद से जो 10 वर्ष से मुंबई की जनता जो चैन से अपना काम कर रही है, बिना किसी डर और बिना किसी भय से के काम कर रही है, ये मतलब कि बयां नहीं करने वाला ज़बरदस्त का काम है ये एनडीए गठबंधन का, भाजपा का, जिसने लोगों के दिलों से उस आतंकवाद के डर को निकाल दिया। इस डर को निकाल दिया है कि हम इस फला ट्रेन से जा रहे हैं, कहीं बम न विस्फोट हो जाए। जो रोज़ चिल्लपों होता था कि जैसे ही कोई सामान दिखे, आप लावारिस सामान दिखे, उसे तुरंत पुलिस को खबर करे। हर जगह जो दो राइफल और माउजर लेकर खड़े रहते थे पुलिस वाले, मिलिट्री के बनाकर बंकर, वो सारी चीज़ें 10 साल पहले की वाली स्थिति कब की ख़त्म हो गई। वो पिछले 5 साल के भी पहले ख़त्म हो गई है। इसलिए हो सकता है कि यहाँ के लोगों की याददाश्त थोड़ी कमज़ोर हो तो वो भूल जाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुंबई की जनता, मुंबई कर उन घटनाओं को इतनी जल्दी भूल जाएगी, और इस चैन के जो पल मिल रहे हैं काम करने के लिए, उसमें वो विघ्न डालेगी। और महाराष्ट्र की जनता भी उतनी ही प्रबुद्ध है। तो यहाँ पे 45 से 47 सीटें मैं दे रहा हूँ बीजेपी को। क्लीन स्वीप नहीं करेगी यहाँ पे बीजेपी, लेकिन 45 से 47, 41 से तो ऊपर ही रहने वाली। इसके बाद हम चलते हैं अब साउथ की तरफ थोड़ा चलते हैं। तो पहले कर्नाटक में चलते हैं। कर्नाटक में पिछली बार बीजेपी ने 28 सीटें जीती थी, और इस बार मेरा अनुमान है कि 29 सीटें हैं या 28, जो हो, मुझे लग रहा है कि क्लीन स्वीप भी कर सकती है बीजेपी यहाँ पे बीजेपी क्लीन स्वीप भी कर सकती है, या 2 सीटें कम आ सकती है बस। तो ये बीजेपी वहाँ पे एक तो जो प्रोपेगेंडा मीडिया है, लेफ्ट लिबरल और कांग्रेस सपोर्टर मीडिया है, वो वहाँ पे बीजेपी कांग्रेस को एज दिखा रहा है, बोल रहा है कि भाजपा की वहाँ पे सीटें कम होगी। फिर भी वो 20 से कम नहीं कर पा रहा है, मतलब कम भी कर पा रहा है तो आधा से ऊपर ही रख रहा है। वो उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही है कि कह दे कि कांग्रेस वहाँ क्लीन स्वीप कर पाएगी, जबकि मुझ में इतनी हिम्मत है, मैं कह सकता हूं कि वहां पे बीजेपी क्लीन स्वीप भी कर सकती है। जेडीएस के गठबंधन के बाद वहां पे स्थिति और बदली है, और जेडीएस और भाजपा मिलकर वहां पे क्लीन स्वीप कर सकती है, या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 सीटें कम है। इसके बाद हम चलते हैं उसके बगल में केरल में त्रिकोणीय मुकाबला है, भाजपा और ये लेफ्ट और अपना कांग्रेस। तो इसमें यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला में बड़ा दिलचस्प, इस बार भाजपा भी तीसरी शक्ति के रूप में बिल्कुल उतनी ही पैरेलल में खड़ी है जितने में लेफ्ट और कांग्रेस हैं। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। भाजपा 5 सीटें भी जीत सकती हैं, 3 सीटें भी जीत सकती हैं, 7 सीटें भी जीत सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। मार्जिन बहुत कम होगा, लड़ाई बड़े कांटे का है, और जैसे 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर बाजी मार गया था, उसी तरह हो सकता है कि बीजेपी बाजी मार जाए 2 बिल्लियों की लड़ाई में, क्योंकि यहाँ पे इंडिया गठबंधन होते हुए भी नहीं है।
तो मित्रों, आज हमने इतने राज्यों का विश्लेषण किया है। इसके बाद का विश्लेषण मैं अगले वीडियो में करूंगा। आप सभी राष्ट्रवादी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू की राम राम। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जय श्री राम।